जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने आप देख रहे हैं कि नई नई खबरें आपको सुनने को मिल जाती है। चाहे मिडिल ईस्ट की बात करें, चाहे हम ट्रेड टैरिफ्स की बात करें, ट्रेड वॉर की बात करें, इकोनॉमी की बात करें। अब खबर यह आ रही है कि चाइना ने एक स्ट्रिक्ट तो नहीं, एक स्ट्रेट मैसेज दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कि जब बात ताइवान की आएगी तो यूएस को केयरफुल होना होगा। और चाइना ने यह सीधा बोल दिया है कि चाइना वोंट अलाउ ताइवान टू सेपरेट। देखिए, आप सबको पता है कि जो ताइवान आइलैंड है उसको चाइना क्लेम करता है और यूएस जो है वो सबसे बड़ा सपोर्टर है ताइवान का। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, ठीक है, जब वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो चाइना को ये पता है कि अगर वो कल को ज्यादा अग्रेशन टुवर्ड्स ताइवान दिखाता है तो क्या पता यूएस जो है ताइवान को डिफेंड करने भी आ जाए। तो इस वजह से चाइना जो है वो चाइना ने एक स्ट्रेट मैसेज दे दिया है यूएस को। तो समझने की कोशिश करते हैं कि जो ताइवान यूएस और चाइना का रिलेशन है वो कैसा रहा है, हिस्ट्री कैसी थी, अब चेंजिंग टाइम में किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, और चाइना जो है स्पेशली जो शी जिनपिंग है वो क्यों ताइवान को इन्वेट करना चाहते हैं। इन सब मुद्दों पर जो है आज हम डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। So won't allow Taiwan to separate. China ask US to handle issue prudently. Prudently का मतलब होता है केयरफुली, ठीक है, मतलब ध्यान से करो भाई, इसको मिसमैनेज नहीं कर सकते हैं। हुआ यह है कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं और यूएस के जो न्यूली यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, इनके बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ है। और यहां पर जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो चाइनीज अथॉरिटी, उन्होंने ये कहा है कि ताइवान को लेकर यूएस का जो अप्रोच होना चाहिए वो सॉफ्ट होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताइवान जो है, चाइना जो है वो ताइवान को बिल्कुल भी अलग नहीं होने देगा, सेपरेट नहीं होने देगा। एंड वापस से चाइना ने ये बोला है कि यूएस को वन चाइना पॉलिसी जो है उसको ही फॉलो करना चाहिए, ठीक है, उसको ही फॉलो करना चाहिए। देखिए, आप सबको पता है कि जो ताइवान है उसको क्लेम करता है चाइना, और कई बार ये खबरें आई हैं कि चाइना जो है वो इन्वेट कर सकता है, शायद 2030 से पहले कभी भी इन्वेजन हो जाए, ठीक है, कभी उससे पहले कभी भी इन्वेजन हो जाए। अभी आप देख रहे हैं कि जो एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज है या जो नेवल एक्सरसाइजेज है या जो नेवल फ्लीट्स हैं वो काफी ज्यादा हो रही हैं जो ताइवान स्टेट के आसपास है, ठीक है, और ये चाइना कर रहा है। तो इस वजह से जो एक्सपर्ट्स उनका मानना है कि चाइना जो है वो डेफिनेटली इन्वेट करेगा। इस वजह से यूएस जो है, यूएस एक सबसे बड़ा सपोर्टर है, ठीक है, एक सबसे बड़ा सपोर्टर है ताइवान का। हालांकि ऑफिशियली ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता यूएसए, ये समझ लीजिए, ठीक है। अभी मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा कि किस ट्रीटी के थ्रू ये सारी चीजें चलती हैं। लेकिन चाइना भी वन चाइना, यूएसए भी वन चाइना पॉलिसी को ही रिकॉग्नाइज करता है। ताइवान अलग देश है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। लेकिन ये है कि एक ट्रीटी साइन करी गई है, ठीक है ना, स्पेशली 1979 के बाद, जिसके थ्रू यूएस जो है वो लीगली जो है सपोर्ट कर सकता है। इसी वजह से अगर हम ताइवान की बात करें तो सबसे ज्यादा जो वेपन्स के सप्लायर हैं वो यूएससी से आते हैं ताइवान को। इसी वजह से चाइना जो है वो कहीं ना कहीं, भाई डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा ऑरा है ना कि ये है कि भाई ये क्या कर देगा, ये आए हैं ये क्या कर देंगे, इकोनॉमिक में क्या कर देंगे, ट्रेड टैरिफ इंपोज कर देंगे, ट्रेड वॉर हो जाएगा, ठीक है, मिडिल ईस्ट में डायनामिक्स चेंज हो जाएगा। इसी वजह से ये चीज चाइना के अंदर भी है। इस वजह से चाइना की अथॉरिटीज ने बोला है कि दोनों देशों को कम्युनिकेशन मेंटेन करना होगा। चाइना की साइड से स्टेटमेंट आ रहा है, वी हैव टू मेंटेन कम्युनिकेशन, वी हैव टू मैनेज डिफरेंसेस, we have to expand cooperation, we have to promote stability, healthy and sustainable development, जिससे चाइना और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो गेट अलोंग हो सके इन दीज चेंजिंग टाइम्स। तो इससे आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से प्रेसिडेंटशिप संभाली है तो चाइना को पता है कि ट्रेड वॉर तो हो सकती है, भाई ट्रेड टैरिफ से ऑलरेडी इंपोज कर दिए हैं, लेकिन ताइवान को लेकर कुछ अगर स्टांस रखा जाए तो पहले ही कुछ टफ स्टांस आई यूएसए का, तो उससे पहले ही जो चाइना है वो क्लियर करना चाहता है कि भाई केयरफुल हो जाइए, नहीं तो इससे क्या है चीजें खराब हो सकती हैं। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि ये कुछ दिनों पहले की न्यूज थी कि ताइवान से चाइना डिप्लॉइंग लार्जेस्ट नेवल फ्लीट इन डेकेड्स, ठीक है, नेवल फ्लीट जो है इस तरीके से डिप्लॉय किए जा रहे हैं। और इस पर खुद ताइवान की जो अथॉरिटीज ने कहा था कि ताइवान स्टेट के आसपास जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा सीवियर है। क्योंकि लगातार अग्रेशन जो है वो चाइना के द्वारा किया जा रहा है। चाइना की सोच ये है कि आपको ताइवान दिख रहा है आसपास, आपको ये ताइवान स्ट्रेट मीडियन लाइन दिख रही है, ठीक है, तो चाइना की सोच ये है कि पूरी तरीके से ताइवान को ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है, पूरी तरीके से ताइवान को ब्लॉक कर दिया जाए। जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो ट्रेड वगैरह हो नहीं पाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स वगैरह हो नहीं पाएंगे, तो ऑलरेडी जो है वो क्राइसिस आ सकता है ताइवान में।
तब एक अच्छा मौका होगा कि जो चाइना है वो ताइवान को इन्वेड कर ले। तो इस वजह से आप देखते हैं कि नेवल एक्सरसाइजेज हो गई, मरीन एक्सरसाइजेज हो गई, इसके आसपास कंडक्ट किया जाता है। एंड ये भी बताया गया है कई अथॉरिटीज के द्वारा, रिपोर्ट्स के द्वारा, कि चाइना और रशिया मिलकर जो है ये जो नेवल फ्लीट है, क्योंकि ताइवान के आसपास रशियन नेवी की या रशियन जो सबमरीन्स हैं उनकी एक्टिविटीज को भी नोट किया गया है। तो इस वजह से ये भी बताया गया है कि चाइना और रशिया मिलकर जो है, रशिया ऐसे अटैक तो नहीं करेगा लेकिन हाँ मिलकर जो है इस तरीके से ब्लॉकेट कर सकता है। तो ये एक लार्जर ऑब्जेक्टिव है चाइना का कि भाई ताइवान को इस तरीके से ब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन पिछले कुछ टाइम से क्या है कि फ्लाइट्स का उड़ना, ठीक है, आसपास जॉइंट एक्सरसाइज करना, ये काफी ज्यादा हो चुका है, जो कि कहीं ना कहीं ताइवान को बताता है, चाइना की साइड से एक स्ट्रांग मैसेज आता है कि आप जो है अगर ज्यादा रिलेशंस यूएस के साथ डेवलप करोगे या अपने देश में कुछ इस तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट करोगे तो चाइना जो है वो चुप नहीं बैठेगा, वो अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलती रहती है। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होगी तो ऑब्वियस सी बात है भाई, चाइना के अंदर कहीं ना कहीं फियर तो नहीं कह सकते लेकिन एक टेंशन तो आएगी यार कि अगर कल को ताइवान को फुल सपोर्ट मिलने लग गया यूएस की तरफ से, वहां से वेपन्स आ रहे हैं, यूएस की आर्मी आ गई तो चाइना क्या करेगा। तो इस वजह से पहले ही चाइना ने ये बोला है कि भाई केयरफुल रहिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि हिस्ट्री क्या है ताइवान और चाइना की, ताइवान और यूएस की हिस्ट्री क्या है। देखिए 1979 में कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर में एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थे, दूसरी साइड सोवियत यूनियन थे। इन दोनों की आइडियोलॉजी ये थी, कोल्ड वॉर की आइडियोलॉजी ये थी कि जितने भी कॉन्टिनेंट है, जितने भी रीजन्स हैं, रेस ये लगी कि कौन किस देश को अपने अंडर या अपने इन्फ्लुएंस के अंडर ला सकता है, कैपिटलिस्ट और कम्युनिज्म। ठीक है, क्या हुआ 1979 में जब पीक पर कोल्ड वॉर एरा अपने पीक पर था, ठीक है, सोवियत ने इन्वेड कर दिया था अफगानिस्तान में, अपनी पीक पर आ चुका था कोल्ड वॉर। तो ऐसे में ताइवान ने यूएस मिलिट्री बेसिस को होस्ट किया था और एक ट्रीटी भी साइन हुई थी इन द ईयर 1979, म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी के नाम से, जिसने ऑफिशियल रिलेशंस की शुरुआत हुई बिटवीन ताइपे और गवर्नमेंट यूएसए के बीच में। हालांकि ये जो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी थी ये 1979 में खत्म हो गई, इसे कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद एक नई ट्रीटी साइन हुई, दैट इज ताइवान रिलेशंस एक्ट। और ये जो एक्ट है ना, जैसे मैंने आपसे बताया कि चाइना जो यूएसए जो है वो ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वो चाइना की वन चाइना पॉलिसी को ही फॉलो करता है। लेकिन आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर जब चाइना की वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता है यूएसए, तो किस तरीके से वो डिफेंस या जो वेपन्स है उसको एक्सपोर्ट करता है या उससे ताइवान को सपोर्ट करता है। तो वो ट्रीटी है आपका ताइवान रिलेशंस एक्ट, जो कि एक लीगल बेसिस देती है कि ताइवान को सपोर्ट किया जा सके, ठीक है, अगर चाइना जो है वो अटैक करता है तो। पर क्या सवाल ये बनता है, क्या यूएस का एक फुल प्लान है, क्या एक पूरी पिक्चर क्लियर है कि कब क्या मतलब ये पूरा पिक्चर क्लियर है कि वो ताइवान को डिफेंड करने जाएंगे ही जाएंगे। देखिए व्हेन इट कम्स टू ताइवान तो यूएसए एक टर्म है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, ठीक है, इस टर्म को फॉलो करता है, इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी का मतलब यह है कि यूएसए जो है वो सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस के थ्रू डिसाइड करेगा, डिसीजन लेगा कि चाइना ने कब अटैक किया है, किस तरीके से अटैक किया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेसिस पर जो है यूएसए डिसाइड करेगा कि उसको ताइवान को डिफेंड करने के लिए अपनी फोर्सेस भेजनी है या नहीं भेजनी है। तो कोई क्लियर कट ये नहीं बोला गया है, कोई नेटो जैसी ट्रीटी नहीं है बिटवीन यूएसए एंड ताइवान कि भाई ताइवान पर अगर अटैक होगा चाइना के द्वारा तो यूएसए आएगा ही आएगा। लेकिन नेटो जैसा तो प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी फॉलो किया जाता है जहां पर सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस विल डिक्टेट या विल डिसाइड द डिसीजन ऑफ यूएसए वेदर टू डिफेंड ताइवान और नॉट। लेकिन ओवर द ईयर जो है यूएसए ने काफी वोकली जो है वो कहा है कि वो ताइवान को डिफेंड करेंगे। जो बाइडेन ने भी, ठीक है, जो बाइडेन ने भी बोला था कि वो तैयार हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं ताइवान को डिफेंड करने के लिए अगर चाइना के द्वारा अटैक होता है। क्यों ऐसा कहा था आपको समझना होगा, क्या हुआ था, ये स्टेटमेंट क्यों आई थी जो बाइडेन की तरफ से, इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं, ठीक है, आपको थोड़ी सी स्टोरी पता होनी चाहिए। इसी वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस और ये सब जो न्यूज आती है काफी एक्साइटिंग रहती है। अफगानिस्तान में, ठीक है, तालिबान आया साल 2021 में। क्यों आ गया, क्योंकि भाई यूएस ने ऐसे विड्रॉल किया है ना, इतना जल्दी विड्रॉल किया है कि वहां पर अपने टैंक्स वगैरह, गन्स वगैरह सब छोड़ दिया और लिटरली जो है वो भागे हैं। जिसके बाद जो बाइडेन की बड़े लेवल पर क्रिटिसिज्म हुई थी कि भाई यार अब जब आप अफगानिस्तान में 20 साल से हो और ऐसा अचानक क्या हो कि आपको इतनी जल्दी विड्रॉ करना पड़ा कि आपने सारे हथियार वगैरह सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आपने छोड़ दिए तालिबान के पास।
तो ये सवाल उठने लगा था स्पेशली जापान, साउथ कोरिया और ताइवान से कि यदि कल को साउथ कोरिया पर अगर अटैक कर देगा नॉर्थ कोरिया तो क्या यूएसए बचाने आएगा? कल को अगर चाइना जापान पर अटैक करता है तो क्या यूएसए बचाने आएगा? कल को चाइना अगर ताइवान को इन्वेड करता है तो क्या यूएसए बचाने आएगा? क्योंकि ये सवाल आने लग गए थे कि भाई अफगानिस्तान को तो आप छोड़ दिए, निकल लिए, ठीक है, लिटरली विड्रॉ कर लिए, तो क्योंकि साउथ कोरिया और जापान जो है वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है यूएसए पे व्हेन इट कम्स टू डिफेंस के लिए, ठीक है। तो इस वजह से जो है फिर ये स्टेटमेंट आया था उस टाइम जो बाइडेन की साइड से कि यदि ताइवान पर अटैक होता है तो वो पूरी तरीके से अपने फोर्सेस भेजेंगे टू डिफेंड ताइवान, ठीक है। तो ये हिस्ट्री बनी है, ठीक है, ये हिस्ट्री बनी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कुछ यूएस के मिलिट्री पर्सनल ताइवान में भी रहते हैं, जो ताइवान के जो पायलट्स हैं वो यूएसए भी जाते हैं ट्रेनिंग वगैरह के लिए, ठीक है, एक्सपर्टीज के लिए। फिर जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं, जो सीनियर डिफेंस ऑफिशियल्स हैं, वो भी यूएस विजिट करते हैं, ठीक है, वो भी यूएस विजिट करते हैं, सो दैट कोऑपरेशन, स्ट्रेटजी, इन सब चीजों के बारे में पता चल सके। प्लस एक डी फैक्टो एम्बेसी भी है यूएसए की। अब देखिए डी फैक्टो इस वजह से है क्योंकि देश तो रिकॉग्नाइज करता नहीं है यूएसए, तो एक डी फैक्टो ही एम्बेसी स्टार्ट करनी पड़ेगा। एम्बेसी कब स्टार्ट होती है? जब आपने किसी देश को रिकॉग्नाइज किया है। अब रिकॉग्नाइज तो करता नहीं, तो इस वजह से एक डी फैक्टो एम्बेसी जिसका नाम है अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान। एम्बेसी वगैरह नहीं है क्योंकि एक ये इसीलिए तो डी फैक्टो टर्म है ना कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान, जहां पर जो डिप्लोमैट्स हैं वो अमेरिकन डिप्लोमैट्स हैं जो कि इकोनॉमिक और कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव देखते हैं, ठीक है। और यहीं से जो है वो सीख और सपोर्ट भी और जो डायलॉग है वो होता रहता है, ठीक है, यूएस और चाइना के बीच में। प्लस डिफेंस के साथ साथ, ठीक है, डिफेंस के साथ साथ इकोनॉमिक रिलेशंस भी है। अब देखिए मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से, ठीक है, अब इकोनॉमिक रिलेशंस पे तो बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होने से क्यों चाइना ने बोला है कि ताइवान को लेकर यूएस को भैया केयरफुल होना पड़ेगा, यू हैव टू प्रूडेंटली, योर अप्रोच हैव टू बी प्रूडेंट। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि 2016 में जब ट्रंप इलेक्शंस जीते थे तो जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थी ताइवान की, ठीक है, उनसे डायरेक्टली फोन कॉल पर कॉन्वर्सेशन हुई थी और बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन भी आता ताइवान की साइड से। प्लस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा पहला एडमिनिस्ट्रेशन था 40 सालों में जिसने एक इंपॉर्टेंट ऑफिशियल को ताइवान भेजा था विजिट पर। एक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिशियल का विजिट हुआ था ऑफिशियली टू ताइवान 40 सालों में, 4 डेकेड्स में, ठीक है। प्लस उस वक्त जब ट्रंप पहले टर्म में थे तो उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे माइक पॉम्पियो, इन्होंने ओपनली चाइना को क्रिटिसाइज किया था, चाइना की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया था, एंड इन्होंने ओपन सपोर्ट शो किया था ताइवान को। इसी वजह से जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हुआ तो चाइना ने सैंक्शंस भी इंपोज किए थे, ठीक है, सैंक्शंस भी इंपोज किए थे माइक पॉम्पियो पे। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं, आपको लग रहा हो ना कि डोनाल्ड ट्रंप के आते ही ताइवान वाला स्टेटमेंट क्यों आया? इस वजह से आया, इस वजह से आया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टर्म में, जब ट्रंप फर्स्ट टर्म में थे तो उन्होंने एक अग्रेसिव सपोर्ट दिखाया था टुवर्ड्स ताइवान, जो कि उससे पहले यूएस के किसी प्रेसिडेंट ने इस तरीके से नहीं शो किया था। अब अगर 40 साल में किसी ने कोई सीनियर ऑफिशियल नहीं भेजा है और अगर ट्रंप भेज रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो ओपनली ताइवान के कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं एक प्रेशर डाल रहे हैं चाइना पे कि यार हाँ यार, अगर आप ट्रेड वॉर करोगे, अगर आप यूएस को चैलेंज करोगे तो हम फिर ताइवान को सपोर्ट करेंगे। एंड ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस भी, अगर हम 2023 की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए 10th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है ताइवान और 8th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्ट है, $88 बिलियन का, और एक्सपोर्ट की बात करें तो $40 बिलियन का, ठीक है। साथ ही साथ ताइवान जो है वो $65 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसमें 3 फैक्ट्रीज बनाई जा सके यूएस में, क्योंकि आप सबको पता है कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं, जो चिप्स हैं, इसका सुपर हब या एक ताइवान जो है एक लीडर है, एक ग्लोबल लीडर है। तो ये एक्सपर्टीज जो है ताइवान जो है वो यूएस को भी ट्रांसफर कर रहा है। इसी वजह से 3 जो है फैक्ट्रीज सेटअप की जा रही है, जिसमें $6.6 बिलियन की जो सब्सिडी है वो यूएस की तरफ से मिलेगी और $5 बिलियन का लोन भी मिलेगा। तो सिर्फ डिफेंस रिलेशंस ही नहीं है, इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस भी हैं। और इसी वजह से प्लस डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट टर्म में जिस तरीके से उन्होंने ताइवान को सपोर्ट किया, तो चाइना को इस वजह से बोलना पड़ा कि यूएस को इस बार ताइवान को लेकर जो अप्रोच है वो केयरफुल रखना होगा, क्योंकि हम जो है ताइवान को बिल्कुल भी अलग नहीं होने देंगे। अब देखिए जो शी जिनपिंग है वो क्यों चाह रहे हैं कि ताइवान पर कंट्रोल आ जाए, ठीक है।
ताइवान पर कंट्रोल आ जाए। ये आपको ताइवान दिख रहा है, ठीक है, ये आपको चाइना दिख रहा है, 1949 से इशू चल रहा है, ये आपको ये आपको ताइवान दिख रहा है, ये आपको साउथ चाइना सी दिख रहा है, ये आपको पैसिफिक ओशन दिख रहा है। एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई अगर ताइवान पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाएगा तो इस पूरे रीजन पे एक्सेस रहेगा, इन्फ्लुएंस रहेगा चाइना का, ठीक है। साउथ चाइना सी हो गया, ईस्ट चाइना सी हो गया, यहाँ पे साउथ चाइना सी में ऑलरेडी इश्यूज चल रहे हैं आसियान कंट्रीज के साथ, पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस आ सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो शी जिनपिंग है, जिन्होंने अपने आप को ये कह दिया है कि वो लाइफ टाइम जो है प्रेसिडेंट रहने वाले हैं चाइना के, उनका एक लार्जर ऑब्जेक्टिव या सोच ये है, ठीक है, लार्जर ऑब्जेक्टिव या सोच ये है कि अगर उन्होंने ताइवान को इन्वेट कर दिया तो ऐसा करने वाले वो चाइना के पहले प्रेसिडेंट होंगे और एक तरीके से उनकी हिस्ट्री बन जाएगी। तो ये दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से ताइवान को इन्वेट करना चाहते हैं। और अब यूएस की एंट्री हो गई तो किस तरीके से चीजें बढ़ती हैं, क्या स्टांस आता है, ये तो सिर्फ समय बताने वाला है। बट मैंने आपको हिस्ट्री, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है, सारी चीजें जो है बताने की कोशिश करी है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर भी हो गई। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स भी जरूर से करिएगा। वीडियो एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।